Assalamu alaikum to all of you. I hope that you all are doing fine. As you know that yesterday we discussed ethnic conflicts in Sri Lanka, and today we are going to discuss the peace and cooperation in South Asia. आपको पता है कि हम जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसका नाम साउथ एशिया है. उसी साउथ एशिया में हम पीस एंड कॉपरेशन आज पढ़ने जा रहे हैं. तो क्या आपको पता है कि जो साउथ एशिया का रीजन है इसमें ज़्यादातर अगर लोगों का मीन्स इंटरनेशनल ध्यान अगर ज़्यादातर रह जाता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, या अगर उन ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर ध्यान इस पर रहता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट. That is because of the conflicts that take place in the South Asia. उन conflicts की वजह से ही इंटरनेशनल न्यूज़ में रहता है, इंटरनेशनल कंसिडरेशन में रहता है. क्या खाली कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रहते हैं? क्या खाली कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इस पे फोकस कर लेती है, ये फोकस रहता है? नहीं, कुछ पीस इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं साउथ एशिया में उन कन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए. जो पीस इनिशिएटिव्स अभी तक इन्होंने लिए हैं वो उन्होंने कैसे लिए? आफ्टर रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशंस इन द साउथ एशिया, उन्हें लगा कि नहीं, जो साउथ एशियन मेंबर्स हैं उन्हें लगा कि नहीं, जो कन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, हमारे रीजन में हो रहे हैं, बस उन्हीं से काम नहीं चलने वाला. उन्होंने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया कि इससे बहुत ही असर पड़ता है, रीजन पे बहुत ही असर पड़ता है, इकॉनमी रीजन की डाउन हो रही है और अदर चीज़ें और अदर प्रॉब्लम्स भी हो रही है. तो उन्होंने किस चीज़ को रिकग्नाइज किया? रिकग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर्स. उन्होंने बोला नहीं, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, फ्रेंडली रिलेशंस की ज़रूरत है हम मेंबर्स में, अगर हमें क्या रीजन को डेवलप करना है. तो जो उन्होंने रीजनल इनिशिएटिव्स लिए पीस को प्रमोट करने के लिए, कॉपरेशन को प्रमोट के लिए, इनमें से जो प्रोमिनेंट फैक्टर जो है जो डेवलपमेंट है, दैट इज द SAARC. SAARC जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक रीजनल इनिशिएटिव है बाय द मेंबर्स ऑफ साउथ एशियन स्टेट्स टू प्रमोट द कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स. Cooperation and peace, regional initiative by the South Asian members to promote cooperation and peace through the multilateral means. And you know what the multilateral means? Multilateral का मतलब होता है जब बहुत सारी कंट्रीज, मोर देन 2 कंट्रीज आपस में जुड़ के कोई काम कर लेते हैं. यहाँ पर जो पीस एंड कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, जब मोर देन 2 कंट्रीज आपस में मिलके क्या कॉपरेशन और पीस को प्रमोट करना चाहेंगे, दैट विल बी रेफर्ड एज अ मल्टीलेटरल मीन्स. और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो SAARC है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. वी सिंपली आल्सो कैन रेफर इट एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज फॉर्मड इन 1985 में ढाका में बनाई गई थी. 1985 में इसके 8 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं, जो आपको पता ही है. जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है और मालदीव है. सबसे लास्ट पे अगर किसी मेंबर ने ज्वाइन किया वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया. ये इसके मेंबर्स है. और इसके अलावा 8 जो परमानेंट मेंबर्स है, 10 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी है. तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट्स एट काठमांडू जो कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है. वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, जिसकी मेन एम क्या थी SAARC की? चलो, एक मल्टीलेटरल मीन्स था प्रमोट करने का, दैट मीन्स पीस और कॉपरेशन प्रमोट करने का. जो एम थी जिसके थ्रू वो चीज़ें अचीव की जा सकती थी, दैट वाज द इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन. वो इसका मेन मकसद था. लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, मैंने यहाँ पर लिखा है, ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस इट डिड नॉट सक्सीड मच. पॉलिटिकल की रीजन्स की वजह से, पॉलिटिकल
डिसएग्रीमेंट्स की वजह से जो मेंबर्स में है, साउथ एशिया में है, उनकी वजह से एक सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई एज लाइक द यूरोपियन यूनियन। एज सा इन यूरोपियन यूनियन, जो मैंने बहुत पहले पढ़ाया कि वो एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैंने कहा है कि वीक ऑर्गेनाइजेशन है। कमेंट्स में फ्रेंड ने क्वेश्चन भी पूछा था, इसको वीक ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स इन द साउथ एशिया, उसकी वजह से बहुत वीक रही है। आपको याद होगा 2016 में जो समिट पाकिस्तान में होनी थी वो नहीं हो पा रही, वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है जिसकी वजह से इसको जहाँ जिस स्टेज पर होना चाहिए था, जो सक्सेस होनी चाहिए थी, वो उस स्टेज पर नहीं पूछा, वो उतनी सक्सेस नहीं मिली है। तो ये कुछ इनिशिएटिव सारा का इनिशिएटिव लिया था टू प्रमोट द पीस एंड कोऑपरेशन। इतना ही नहीं, साफ्टा भी उन्होंने इनिशिएट किया था। कब बनाया गया था साफ्टा? इट वाज इन 2004 में ये साफ्टा का प्रोविजन बनाया गया और 2006 में इसको इन्फोर्स किया गया। 2006 में इनको इन्फोर्स किया गया था। और इस साफ्टा का काम क्या था एक्चुअली? व्हाई इट वाज मेड टू रिड्यूस द टैरिफ। इट वॉज मेड टू रिड्यूस द टैरिफ, जिसको हम सिंपली कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं। कहाँ, किन चीज़ों पर? ऑन द ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। जो मेंबर्स है साउथ एशिया में, ये जो आपस में ट्रेड करेंगे या जो आपस में ट्रेड करते हैं, इसको क्या करना, उस पर जो कस्टम्स ड्यूटी लग जाती है, जो टैरिफ लग जाता है, उसको रिड्यूस करना था ताकि फ्री ट्रेड प्रमोट किया जाए अक्रॉस द बॉर्डर्स विद इन द रीजन। Its aim was to promote the free trade among the members. कौन से मेंबर्स? साउथ एशिया के जो मेंबर्स है उन्हें में फ्री ट्रेड प्रमोट करना था। और वो कैसे हो सकता था? बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ्स और कस्टम्स ड्यूटी। और इन्होंने जो प्रोविजंस रखे थे बाय 2007 जो डेवलप्ड नेशंस है, जो हमारे रीजन में डेवलप्ड नेशंस है, जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इनको 2007 तक 20% क्या करना था? 20% रिड्यूस करना था। ये टैरिफ 20% रिड्यूस करना था ऑन द गुड्स। और फिर 2012 तक इनको ये कहाँ तक कितना रिड्यूस करना था? 0%। दैट मीन जो ट्रेड करते, जो ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते, उन पर क्या 0%, जो इंपोर्ट कर लेते उन पर क्या 0% टैरिफ लगाना था। लेकिन ये चीज़ें जो बाकी कंट्रीज़ है, दैट मीन्स इनको इस टैरिफ को रिड्यूस करना था अप टू 0% बाय 2012। ये यहाँ से छूट दी गई थी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द रीजन मीन्स नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, मालदीव, इनके लिए ये प्रोविजन, इनको लिए छूट दी गई थी। इनको और 3 साल दिए गए थे। तो लेकिन इश्यूज़ क्या है इसमें? इश्यूज़ क्या है इस सेक्टर में? क्या इश्यूज़ है? ये भी इश्यूज़ से फ्री नहीं है। तो जो नेबर्स है, हमारे जो नेबर्स है साउथ एशिया में, जो नेबर्स है, ये इस चीज़ को इन्वेजन समझते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया का एक रास्ता है, हमारी जो इकॉनमीज़ है, जो मार्केट है, हमारा जो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उस पर इंडिया क्या करना चाहता है? वॉर करना चाहता है। वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो हमारे रीजन्स में प्रमोट करना चाहता है, हमारी कंट्रीज़ में प्रमोट करने जा रहा है थ्रू दिस सेक्टर। कौन? इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंडिया में एनालिस्ट्स है उनका क्लेम क्या रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। वी एक्चुअली वांट टू प्रमोट द ट्रेड एंड पीस इन द रीजन। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि रीजन में फ्री ट्रेड प्रमोट हो, फ्री ट्रेड प्रमोट हो और पीस प्रमोट हो। ये इंडिया का स्टैंड रहता है। अब जो उसके अलावा जो कुछ पीस इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि मोस्ट वॉरिंग कंट्रीज इन द रीजन अगर आप देखोगे वो कौन है? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहे, जैसे आपको पता ही है। लेकिन उन कन्फ्लिक्ट्स के अलावा बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए उन कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। अगर हम कन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया कि अभी तक इन्होंने
4 जंग भी लड़ी है, जो कुछ 1947 में इन्होंने कश्मीर के कॉज पर लड़ा, 1965 में भी लड़ा, 1971 में भी लड़ा, जो जिसमें एक्चुअली बांग्लादेश को लिबरेट किया गया, लेकिन जो कश्मीर का स्टैंड था वो अभी उधर ही है। दैट मीन्स कश्मीर इशू इज स्टिल दियर, कश्मीर इशू इज स्टिल दियर। इस पर भी जो भी कन्फ्लिक्ट है वो बना रहा है। किस पर? कश्मीर इशू पर। अगर आपको याद ही होगा कि अभी जब 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया तो फिर पाकिस्तान ने इस इशू को यूएनओ तक पहुंचाया, पाकिस्तान ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे उस कॉज को एडवोकेट किया, इस कॉज को प्रमोट किया। आज भी अगर आप न्यूज़ में देखते हो तो अभी जो रिसेंट में अब जो जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट है वो अब पाकिस्तान आ रहा है, तो कहा जाता है जो न्यूज़ में चीज़ें लिखी जाती है उसमें यही कहा जाता है कि उसके साथ जो एक कश्मीर इशू है वो यहाँ से फिर से डिस्कस किया जाएगा। और रिसेंटली जो अभी जो सेशन हेल्ड किया गया था, इमीडिएट सेशन हेल्ड किया था जनरल असेंबली में, वहाँ पर भी पाकिस्तान के फारिग मिनिस्टर ने कश्मीर इशू को एडवोकेट किया। तो इस तरह से इशू अभी भी उधर ही है, इसको सेटल नहीं कर पाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया में जो इश्यूज है, दैट इज ओवर द स्ट्रैटेजिक पोजीशंस like Siachen Glacier, लास्ट टाइम भी मैंने बोला, उस पर भी इशू चल रहा है। सर क्रीक एस्चुरी जो वेस्टर्न इंडिया में है, जो इंडिया का स्टेट गुजरात है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द प्रोविंस, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी इशू चल रहा है। उतना ही नहीं, जो इंडस वैली ट्रीटी है, दैट मीन्स वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, उस पर भी इश्यूज चल रहे हैं। ये कुछ इश्यूज है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रही है। इतना ही नहीं, आर्म्स इश्यूज भी इनके बीच रहते हैं। इनके बीच इश्यूज किन पर भी रहते हैं, आर्म्स एक्विजिशन पर भी कन्फ्लिक्ट रहते हैं। जैसे कि आपको अगर पता ही होगा 1998 में जो ही इंडिया ने पोखरान टेस्ट किया, दैट वाज प्रोबेबली द सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंडिया। जो ही उन्होंने वो वाला टेस्ट किया, कुछ डेज आफ्टर फ्यू डेज पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया इन चेगा हिल्स, उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1998 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद ही पाकिस्तान ने भी रीड किया, उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट चेगा हिल्स में किया। इस तरह से कन्फ्लिक्ट जो है इनके बीच ये ना अभी भी अलाइव है। लेकिन इन कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए इन कन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए टू promote peace and cooperation between these two countries, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किनको कहते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक्चुअली उन मेजर्स को कहा जाता है जो किसके लिए लिए जाते हैं? टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन एंड टू प्रिवेंट द चांस ऑफ वॉर एंड टू प्रिवेंट द वॉर लाइक सिचुएशंस, वॉर सिचुएशंस और वॉर लाइक सिचुएशंस। ये इसीलिए लिए जाते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। वो मेजर्स होते हैं जो क्यों लिए जाते हैं? टू प्रिवेंट द वॉर सिचुएशंस, ताकि जंग ना हो। और इसमें इंफॉर्मेशन
क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है बिटवीन द पार्टनर्स। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, ये दो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वार को अवॉइड किया जाता है, वार को प्रिवेंट किया जाता है। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि आपको पता ही होगा बस सर्विसेज स्टार्ट की गई, है ना। बस सर्विस आपको पता है, कारवान अहमद जो यहाँ पर 2005 में स्टार्ट की गई थी मुफ्ती सईद की गवर्नमेंट में, कारवान अहमद जो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद गाड़ी जा रही है। उसके बाद और एक 2006 में, इसकी सक्सेस के बाद 2006 में और एक बस सर्विस स्टार्ट की गई जो पुणे से कालाकोट जाती है। इतना ही नहीं, 1999 में और एक पहली बस सर्विस स्टार्ट की गई थी दिल्ली टू लाहौर। और फिर वहाँ पर रेल लिंक्स भी है, जो प्रोबेबली 2 रेल लिंक्स जो पंजाब जाती है, जो पाकिस्तान जाती है। ये कुछ मेजर्स उन्होंने लिए थे किस चीज़ को प्रमोट, पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। उतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया गया था। आपको याद होगा बहुत सारे लोग वहाँ के यहाँ बॉलीवुड में काम कर रहे थे। हाँ, मानते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद उस चीज़ को कम किया गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इश्यूज अभी भी, कन्फ्लिक्ट जो है अभी भी अलाइव है, वो ख़त्म नहीं हो गए। लेकिन साथ साथ में ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, ये पीस प्रमोटिंग, कॉपरेशन प्रमोटिंग मेजर्स है, ये भी साथ साथ में लिए जा रहे हैं, ताकि वार को अवॉइड किया जाए। बहुत समिट लेवल्स मीटिंग्स होल्ड की जाती है, समिट्स होल्ड किए जाते हैं, ताकि प्रमोशन और कॉपरेशन प्रमोट हो जाए, ताकि जो पीस और कॉपरेशन प्रमोट हो जाए। तो इस तरह से जो पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है साउथ एशिया में, वो एक फ्लैक्चुएट होती है। कभी वो एक्सट्रीम फ्रेंडली बन जाते हैं, कभी वो एक्सट्रीम वारिंग पार्टनर्स बन जाते हैं। तो इतना ही नहीं, अगर हम रीजन की बात करेंगे तो आपको पता है साउथ एशिया लाइक अदर रीजन से कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि जिसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। बाकी सब रीजन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, तो साउथ एशिया किस तरह से एक्सेप्शन होता है तो आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पर भी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो मोस्ट, अगर जो प्लेयर्स है जिनका मोस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है, दे आर यूएस एंड चाइना। इनका यहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता है, अगर आप देखोगे लास्ट कुछ डेकेड से जो चाइना इंडिया, जिसको हम सिंपली साइनो इंडिया रिलेशंस कहते हैं, वो इम्प्रूव हुए हैं, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। लेकिन इसकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, वो एक इरिटेंट बन जाता है इनकी रिलेशंस में। जो पाकिस्तान के साथ इसकी बहुत क्लोज रिलेशंस है, पाकिस्तान के साथ इसकी जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, वो एक इरिटेंट बन जाता है इनके रिलेशंस में। वही इनके रिलेशंस को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर लेता है। तो बाकी अगर हम यूएसए की बात करेंगे, इनकी फ्रेंडली रिलेशंस है दोनों के साथ, इसके फ्रेंडली रिलेशंस है दोनों के साथ। किसकी के साथ, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। ये एक मॉडरेटर का काम कर लेता है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको मॉडरेट करने की कोशिश यही कर लेते हैं। आपको याद होगा बालाकोट अटैक के बाद इन्होंने बहुत रोल किया था इस कन्फ्लिक्ट को क्या करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को ईज करने के लिए, इसीलिए इट एक्ट्स एज ए मॉडरेटर। क्या एक्ट कर लेता है, मॉडरेटर। किनके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और इनका इंटरेस्ट ज़्यादा ही बढ़ जाता है यहाँ पर, और ज़्यादा ही बढ़ भी गया है बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन हियर इन द रीजन, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम सिंपली कहते हैं, या लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज, कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन,
इंटीग्रेशन, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से जो यूएसए है, यूएसए के ज़्यादा ही इंटरेस्ट रीजन में बढ़ गए। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो साउथ एशिया का डायस्पोरा है, डायस्पोरा जो साउथ एशिया का है, डायस्पोरा जो साउथ एशिया का डायस्पोरा है, जो साउथ एशिया का डायस्पोरा है, वो यूएसए में ज़्यादा है। आपको आउटसाइड में ज़्यादा मिलेगा लेकिन यूएसए में ज़्यादा मिलेगा। वो डायस्पोरा हम किनको कहते हैं? जो हमारे सिटीजन्स होते हैं लेकिन वो आउटसाइड काम कर लेते हैं, इन कंट्रीज़ में किसी और कंट्री में काम कर लेते हैं, और जो इनसे पैसा भेजा जाता है वो बहुत ही रेवेन्यू जनरेट करता है हमारी कंट्रीज़ में, हमारी इकॉनमीज़ में। इनको दैट इज़ रेफर्ड एज रिमिटेंस, उसको रिमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस से दो तरह के फ़ायदे हैं, एक तो हमारी इकॉनमी भी इम्प्रूव की जाती है और सेकंड रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं उस कंट्री के साथ। और इस डायस्पोरा की वजह से जो यूएसए है, यूएसए के ज़्यादा इंटरेस्ट्स बढ़ गई है, इन द सिक्योरिटी एंड द पीस ऑफ दिस साउथ एशिया। तो सवाल अब ये रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि ये चीज़ अगर चली गई, ये चीज़ अगर है तो फ्यूचर जो साउथ एशिया का है वो कौन डिसाइड कर लेगा? क्या इसमें ये कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, या कभी एक ये ट्रेड ब्लॉक बन सकता है, ये एक डेवलप्ड ब्लॉक बन सकता है, इसमें फ्री ट्रेड हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे, जो रीजन है क्या उनमें फ्रेंडली रिलेशंस हो सकते हैं, क्या इंडिया और पाकिस्तान में फ्रेंडली रिलेशंस के भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो ये जब ये क्वेश्चंस जहन में आ जाते हैं तो इनका एक ही आंसर रहता है, दैट मीन्स इनका जो फ्यूचर है दैट विल बी डिसाइडेड बाय दीज मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल बीइंग्स। मीन्स इनका फ्यूचर जो है, इसका जो साउथ एशिया का फ्यूचर जो है विल बी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं वही डिसाइड कर सकते हैं क्या इसका फ्यूचर हमें किस दिशा में इसको लेना है, किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, क्या इसको एक डेवलप्ड ब्लॉक बनाना है, क्या इसको फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना है या नहीं बनाना है, यही कन्फ्लिक्ट जोन में ही इसको एब्सोल्युटली कन्फ्लिक्ट जोन में ही कन्वर्ट करना है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय दीज द मेंबर्स ऑफ द साउथ एशिया थ्रू देयर पॉलिटिकल मीन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी जगह पर कोई डाउट है आप प्लीज़ पूछेगा। एंड थैंक यू।